स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। माफ़ी चाहता हूँ कि ये क्लास आपकी 1 बजे होने वाली थी, पर ये हो रही है आज 3 बजे, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने सिलसिलेवार जो सिलेबस को लेके चल रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक को, तो मैंने टिम्बर का लगा दिया था कि इवेंट की मैं टिम्बर पढ़ाऊँगा। टिम्बर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाई होता क्या है ना कि आप लोगों में मैंने देखा इंटरेस्ट नहीं आ रहा बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने का, क्योंकि आपको लगता है बिल्डिंग मटेरियल हम कर लेंगे या वगैरह कुछ भी आप सोचते होगे। पर मैं आपको हकीकत से रूबरू आपको आज करा दूंगा कि वाकई में 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर पेपर आया था, उसमें से टिम्बर के कितने मतलब कि पूरे ऑल ओवर बिल्डिंग मटेरियल से कितने क्वेश्चन आपके आए थे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की महत्व को नहीं समझोगे तब तक आप उसको करोगे नहीं। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है यार, एल एम आर सी जेई में अगर वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप बिल्डिंग मटेरियल को बिना पढ़े हुए नहीं जा सकते। मतलब पढ़ के आपको जाना ही पड़ेगा। इसका हर एक टॉपिक, अगर हम बोलें तो क्या रॉक, क्या आपका स्टोन, क्या ब्रिक, क्या सीमेंट, क्या क्या मतलब टिम्बर, क्या ही पेंट, क्या ही वार्निश, आपको सब कुछ इसमें पढ़ने जाना पड़ेगा। बिल्कुल आप कोई भी एक छोड़ के नहीं जा सकते हो विद प्रूफ। तो आपको इस क्लास को पूरी देखनी है और ये समझना है कि हाँ, किस तरीके से देखो यार, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो होती है ना, सबसे पहले क्या होता है उसके सिलेबस को देखना। अगर सिलेबस को आपने पढ़ लिया अच्छे से, सब कुछ कर लिया, फिर आपको ये देखना होता है कि प्रीवियस ईयर अगर इसका एग्ज़ाम एक आध दो बार हुआ है तो किस पैटर्न को पूछा है, क्या हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो आज की क्लास में उन हमारे दोस्तों को फ़ायदा ये होने वाला है जिन्होंने पिछली 13 क्लासेस हमारी देखी होंगी। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है, 10-10, 20-20, 30 मिनट की क्लासेस हैं। अगर आप चाहें तो आप एक दिन में बैठ के कवर कर सकते हैं। वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है एलएमआरसी जेई के नाम से, सारी क्लासेस वहाँ पे आपकी मौजूद है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हो। आज उनको ये फ़ायदा ये होने वाला है कि आज उनको ये लगेगा कि यार भाई हम वाकई में जो रॉक्स पढ़े, स्टोन मतलब स्टोन का चैप्टर पढ़ा, जो हमने ब्रिक्स पढ़ा, या हमने जो सीमेंट पढ़ा और लाइम पढ़ा, क्या हमने जो 4 चैप्टर पढ़ा, क्या उसके पढ़ने के बाद अगर हम एलएमआरसी जेई के पीवाईक्यू को उठा के देखते हैं, तो अगर वो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आज की क्लास में अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पिछली 13 क्लास को देखनी होगी, तब आज की क्लास आपको समझ में आएगी। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि ये यहाँ जो 15 से 20 सवाल आपके हैं आज की क्लास में, वो सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं क्या एल एम आर सी जे ई में ही 2020 में विथ प्रूफ आया हुआ है। तो आज की क्लास को लेकर के आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट को लेकर कितना आप तैयार हैं। देखो बिल्डिंग मटेरियल आपका आपका एलएमआरसी में भी आएगा, यूपी एमआरसी जिसको हम लोग कहते हैं वो, और आपके डीडीए जेई में भी आएगा। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बार कवर करोगे तो एक तीर से दो निशाने आपका लग रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई आगे नहीं आएगा, आगे आपका डीडीए जेई होगा तो उसमें भी आपको काम आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, ये बातें उनके लिए बताता हूँ जो हमसे नए लोग जुड़ते हैं, उनको उनको मतलब अपने नए दोस्त हमारे जो उनसे जुड़ते हैं उनके लिए बताता हूँ कि वो किस तरीके से जो है उनको ये ना लगे कि हाँ, जो हमारे लिए जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बहन, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि जो है किस तरीके से हमारी चल रही है पढ़ाई, है कि किस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। तो आज ये क्लास 14 है। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैंने गुप्ता एंड गुप्ता को लेकर बुक आया हूँ। तो ये गुप्ता एंड गुप्ता तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में लगा देते हैं। पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके वाकई में एलएमआरसी में आए हैं। तो भैया जो पहला क्वेश्चन आपका एलएमआरसी के अंदर आया हुआ वो है सीजनिंग से। आपको पता है सीजनिंग क्या होती है? हाँ भैया हमको पता है सीजनिंग क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा टिम्बर, टिम्बर, और आपने पढ़ा होगा सीजनिंग। तो मैं बता दूं पहले नॉर्मली भाषा में सीजनिंग क्या होता है। सीजनिंग क्या होता है, अगर टिम्बर में कहोगे ना तो रिमूव आप सैप, क्या कहोगे, रिमूव आप सैप। भैया देखो जो गांव के लोग हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने देखा होगा जब कभी कभी पेड़ कटता है ना, जब पेड़वा काटा जाता है तो देखबो कि वहाँ जो है ना, जहाँ कटे कुछ हल्का रस निकलता है, उसी रस को कहते हैं सैप। उस सैप को हमको क्या होता है, उस टिम्बर से अगर हम लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको स्टोर करते हैं कि वो टिम्बर हमारी ख़राब ना हो, इसीलिए बेहद ज़रूरी क्या होता है कि उस टिम्बर से रिमूव ऑफ सेव किया जाए। क्योंकि अगर रिमूविंग ऑफ सेव कर दिया जाएगा, मतलब उसमें जो मौजूद आपका पानी है नेचुरली तरीके से जब उसको निकाल दिया जाएगा तो टिम्बर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरी बात उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरी बात आपकी स्टिफनेस आपकी बढ़ जाती है। पर क्या नहीं बढ़ता, सेल्फ वेट नहीं बढ़ता कभी भी उस टिम्बर का सेल्फ वेट। मतलब जो उसमें से अगर कोई चीज़ है, मान लो आपके पास 200 ग्राम सॉइल है, उस 200 ग्राम सॉइल के अंदर टोटल आपका जो सॉइल है उसमें आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर मान लें कि 100 ग्राम मौजूद है, 10 ग्राम मौजूद है, अगर आप उसमें से कुछ वाइट्स के प्लेस पे अगर निकालोगे तो उसका वाकई से वेट आपका कम होगा। अगर वेट कम होगा तो उसका सेल्फ वेट कम होगा। तो उसी प्रकार अगर टिम्बर से सेप को निकाला जाएगा तो उसका
सेल्फ वेट नहीं बढ़ता है, बाकी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाती है। तो नोट करिएगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। कितना होगा? पहला क्वेश्चन हो गया, जो कि आपके यूपीएमआरसी 2020 में हूबहू पेपर में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको थोड़ा सीजनिंग के बारे में बता देता हूँ कि सीजनिंग क्या चीज़ होती है। तो ध्यान रखिएगा भैया, जो आपकी सीजनिंग होती है, सीजनिंग जो होती है आप टिम्बर इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को और उसकी स्टिफनेस को, बट रिड्यूस कर देता है उसके सेल्फ वेट को ड्यू टू रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट। देखो मैंने कहा ना कि जो मॉइस्चर कंटेंट, जो जलांश उसके अंदर सैप के रूप में, हम लोग क्या कहते हैं टिम्बर की भाषा में, सैप, जो उसके अंदर मौजूद होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, पर उसका सेल्फ वेट आपका कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो आपका होता है, ए न्यूली फेल्ड ट्री कंसिस्ट ऑफ मोर देन 50% ऑफ वाटर बाई वेट, हैंस कैन नॉट बी पुट इनटू सर्विस व्हेन यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज। ये कह रहा है इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश भाषा में कहा था है कि जो जैसे ही, अगर हम इसको अपनी हिंदी भाषा में समझें, अपने हिंदी लैंग्वेज में अगर समझें, तो क्या जैसे ही कोई ताज़ा पेड़ काट के गिराया जाता है तो उसके अंदर 50% से उसके वेट से ज़्यादा मॉइस्चर मौजूद होता है। अगर उस प्रकार के हम टिम्बर को अपने इंजीनियरिंग पर्पज़ में यूज करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही हमारे लिए लॉस होगा। इसलिए हम लोग सर्विस में यूज करने से पहले उसमें जो मौजूद आपका मॉइस्चर होता है उसको निकाला जाता है। फिर कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द टिम्बर सेक्शन अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड सीजनिंग। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का एक कंसेप्ट आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक टिम्बर के, मतलब कुछ लिमिट था। ऐसा नहीं है कि सबका सब पूरा सुखा दे पेड़वा, मतलब जो टिम्बर होगा पूरा सुखाए जाए ना, पूरा ना सुखाई, पूरा ना ही सुखावे का है, कुछ लिमिट तक सुखाना है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ड्राइंग द टिम्बर सेक्शन अप टू द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कुछ लिमिट तक क्या होता है उसमें टिम्बर में जो मौजूद होता है जलांश को, उसको बाहर निकाल दिया था। इस प्रोसेस को हम लोग सीजनिंग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सीजनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये क्वेश्चन को कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको टिम्बर जरूर पढ़ना है बीएमसी में। टिम्बर हम कल से शुरू करेंगे, तो आप लोग टिम्बर जरूर पढ़िएगा। टिम्बर पढ़ने से मान लो अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको आप कंटिन्यू कर लीजिएगा 13 क्लासेस को, पर 15वीं क्लास से हम लोग टिम्बर को पढ़ेंगे। तो टिम्बर से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा था? अगला क्वेश्चन भाई आपका आया है कि व्हिच ऑफ द, ये कुछ मटेरियल से संबंधित साथ क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इसमें एस्बेस्टस के बारे में दिया है कि व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के बारे में बताना है कि इनमें से एस्बेस्टस के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एस्बेस्टस होता है वो एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बात सही है। इट इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर हीट के लिए भी होता है। इट इज़ ए फायर प्रूफ भी होता है, पर ये पोरस नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं आपके बिल्डिंग मटेरियल से आपने देखा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम एस्बेस्टस के बारे में पढ़ लेते हैं कि एस्बेस्टस का काम क्या होता है। एस्बेस्टस क्या होता है, एक प्रकार का नेचुरल मिनरल होता है। क्या होता है भैया, एक प्रकार का जो है आपका ये नेचुरल मिनरल होता है। एस्बेस्टस क्या होता है, एक प्रकार का नेचुरल मिनरल होता है। व्हिच कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये किस किस चीज़ से बना होता है, तो सिलिकेट होता है किसका, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, जो कि पाया जाता है वेरी थिन फाइबर के फॉर्म में। तो आप सभी को यहाँ पे जानकारी मिल गई है कि एस्बेस्टस एक प्रकार का प्राकृतिक मिनरल होता है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट से आपका कंसिस्ट होता है, जो कि वेरी थिन फाइबर के फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ उसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ सकती हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो। यहाँ पे पहला लाइन लिखा हुआ है कि दे आर लाइट इन वेट एंड फायर रेजिस्टेंट। कहने का मतलब अगर हिंदी भाषा में समझें तो ये कहता है कि इसका भार कम होता है, मतलब हल्का होता है, वजन में ये हल्का होता है, और फायर रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि अग्नि प्रतिरोधी होता है। दूसरी बात लिखी हुई है इट हैज़ लोअर वाटर परमिएबिलिटी हैंस लेस पोरस। दूसरी बात कह रहा है कि लो वाटर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता, इसके अंदर से पानी के जो बहने की कला होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये बहुत ही लेस पोरस होता है। तीसरी बात है इट इज़ ग्रे ब्राउन ग्रे वाइट इन कलर। इसका जो रंग में पाया जाता है ब्राउन में भी होता है, ग्रे में भी होता है और वाइट कलर में भी होता है।
फिर अगली लाइन है कि इट इज़ रेजिस्टेंट टू एसिड एंड एल्कलीज। ये जो होता है एसिड और एल्कलीज से रेजिस्टेंट होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 3.10 होती है। इस बात को भी ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इट हैज़ एक्सीलेंट एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में कहीं कभी भी एस्बेस्टस से आए, देखो तरीका पढ़ने का यही होता है कि अगर आपने इससे पहले कहीं ना कहीं से बिल्डिंग मटेरियल तो यार पढ़ा ही होगा। अब अगर आपने एस्बेस्टस के बारे में आपको ये जानकारी मिली, तो आप उसी नोट्स के अंदर एस्बेस्टस के इस पॉइंट को नोट कर लें, कहीं किनारे साइड में थोड़ा थोड़ा करके, ये पूरा नहीं मतलब थोड़ा बहुत करके, जो आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो कहीं नोट कर लें उसी में। तो अब जब भी आप फर्दर इन फ्यूचर अपने उस सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, तो बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो जो नया कंसेप्ट आप उसमें जोड़े हो वो भी आपको उसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से यार पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्डिंग मटेरियल के 4-5 नोट्स बना लियो, एग्जाम के टाइम पे प्रेशर आ रहा है यार इसको रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे और आप एक भी चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि एक आपका जो मेन नोट्स होगा, उसी नोट्स में जो चीज़ें आपको, जैसे क्या होता है कि आपने मान लो कोई एस एस सी जी पी आई क्यू लगाया, उसी में ऐड कर दो। आपने फिर मान लो ई एस सी क्वेश्चन लगाया, उसी में नोट कर दो। गुप्तन गुप्ता लगाई, उसी में नोट कर दो। आर एगोर लगाई, उसी में नोट करो। खुरमी लगाई, उसी में नोट कर दो। जितनी भी बुक्स वगैरह कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल का मिले, सीमेंट पेंट मतलब कुछ भी चीज़ का वगैरह वगैरह, तो आपको उसी बुक में क्या कर देना, ऐड ऑन कर देना है। तो इस बात को आगे से ध्यान रखना, अगर आप तक ये काम नहीं किया तो आगे से ध्यान रखना, और इसी बात पे जो है बेल आइकन का प्रेस करके और सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन हमने उठाया है यहाँ से, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका सीमेंट से, शायद हमें लग रहा है, हाँ, ऑटोक्लेव टेस्ट, उसी में पढ़ते हैं। तो ऑटोक्लेव टेस्ट ऑन सीमेंट इज डन टू नो। तो सभी को पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपका आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो फाइनेंस के लिए जो है आपका ऑटोक्लेव टेस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको पता होगा कि जब हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया के रूप में काम करते हैं, जहाँ पे ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट का कितना होता है, तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम आपका ही होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए, तो एक आपका होता है लीच एटेलियर ऑपरेटस होता है, इस बात को ध्यान रखना। और बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट के लिए, तो लीच एटेलियर फ्लास्क करके होता है, और सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 3.15 होती है। तो भैया जिन भाइयों ने सीमेंट वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो आप लोग देख सकते हो सीमेंट से भी क्वेश्चन बना है। तो आप जा करके 2 से 3 हमारी वीडियो है उसमें प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप सीमेंट वाला टॉपिक को बिल्कुल पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर सीमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, हाउ मच सेल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी 53 ग्रेड सीमेंट ऑफ 28 डेज ग्रुप। मतलब जो है आपने पढ़ा होगा कि ओपीसी के कितने ग्रेड होते हैं? 3 ग्रेड होते हैं जनरली। कौन कौन से होते हैं भैया? 33 ग्रेड, फिर आपका होता है 43 ग्रेड, फिर आपका कितना होता है? 53 ग्रेड। तो अब यहाँ क्या पूछा है कि इनकी 28 दिन की कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है? तो भैया जो 28 दिन की होती है ना, जितने ग्रेड होते हैं उनकी उतनी ही स्ट्रेंथ होती है। अगर 43 ग्रेड है तो 28 पे इतनी स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पूछा 53 ग्रेड का, तो 53 पास्कल आपका ए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो ए ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? राइट उत्तर होगा। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन अगर ये पूछा है, तो हो सकता है इन फ्यूचर आपसे पूछ ले कि ओपीसी जो आपका होता है 33 का IS कोड कितना होता है? तो याद रख लेना कि 269 होता है। और आपका 43 गेट का कितना होता है? 8112 होता है। और आपका जो 53 गेट का होता है कितना होता है? 12269 होता है। तो ये तीनों ग्रेड को भी याद रख लेना, और इनकी IS कोड को भी याद रख लेना। और ये 33, 43, 53 गेट की जिनको तो आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से जो सीमेंट से क्वेश्चन आपका बना गया है। तो आपको क्या करना है? सीमेंट वाले टॉपिक को पढ़ के जाना है LMRC JEE के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, मैंने इसको कम्युनिटी पे भी डाला था। ये क्वेश्चन कुछ हमको नया सा लगा, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन हमको देखने को मार्केट में नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन के ऊपर कुछ टेस्ट होते हैं। आप सभी को बता दूं कि हमने लाइम को पढ़ा था, पर इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ा था, नहीं किया था भाई। मैं साफ कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। तो लेकिन अब देखो, जब मैंने PYQ को झांका तो ये क्वेश्चन मिल गया। तो अब हमको इसको नोट कर लेना अपने, हमने लाइम वाला जहाँ कहीं हमने जो मान लाइम का नोट्स होगा उसमें हमको इसको एड ऑन कर लेना है कि भाई ये भी चीज़ होती है। तो भैया ध्यान रखना। देखो यार, जब भी क्वेश्चन करो या कोई भी चीज़ करो, एकदम दिमाग एकदम खोल के रखो, एकदम एक्टिवेट रहो। ये नहीं यार दिमाग में कुछ और चल रहा है, पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, मतलब कुछ ये समझ रहे हो ना। एकदम एक्टिवेट रहो बिल्कुल, क्योंकि जब तक तुम चारों तरफ से एक्टिवेट नहीं रहोगे तो आपको डीएक्टिवेट करने वाले बहुत मैटर मिल जाएंगे। बिल्कुल एकदम जो है दिमाग को खुला रखो, बिल्कुल खुला रखो है, बिल्कुल खुला, किसी प्रकार से बंदिश नहीं, बिल्कुल खुला रखो। जैसे कोई क्वेश्चन देखो, हाँ ये पहले अगर जैसे मान लो तुम कोई क्वेश्चन करते हो, तो मान लो आपका क्वेश्चन गलत हुआ, तो अब आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन गलत हुआ जो है, क्या मैंने
इससे पहले इस क्वेश्चन को कभी किया है। अगर आपने किया है और गलत कर दिया तो कहीं न कहीं आपके रिवाइज़ में कमी है। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके लिए नया हो, तो आपको उसको झट से नोट करना है, नोट करके अपने कहीं नोट्स में रख लेना। ऐसे नोट्स में रखना कि उसको आप जिस नोट्स को आप बार-बार रिवाइज़ करें, ऐसा नहीं कि आप रख दिए अलमारी पे, क्यों सजी-सजी बुक रखी हुई है, क्यों देखने में अच्छी लगती है सजी हुई बुक, उसको पढ़ते नहीं हो तो फिर गंदी बात है। तो अगर आपने लाइम का टॉपिक पढ़ा होगा, तो लाइम जो होता है वो आपका लाइम स्टोन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसके कैल्सिनेशन के फलस्वरूप आपका लाइम बनता है। जो बच्चे जो हमारे दोस्त रिवाइज़ कर चुके, जो हमारे दोस्त 3 क्लास देखी होंगी ना, उनको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि वो सब ये सब मैंने पहले डिस्कस कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी उनको। क्योंकि लाइमस्टोन से आपका क्या बनता है, आपका लाइम बनता है। भैया, जब ये आपका लाइम जब बन जाता है, तो लाइम में जब कुछ पानी मिला करके इसमें हाइड्रेशन की क्या कहते सेलेकिंग की प्रोसेस होती है, उसको हम लोग सेलेकिंग कहते हैं, और यहाँ से हाइड्रेट लाइम बन के आता है। तो लाइम स्टोन के ऊपर टेस्ट होता है, उनमें से आपका एक है स्टड पुल ऑफ टेस्ट। तो ये लाइम स्टोन के ऊपर नहीं किया जाता है। बाकी आपके हीट टेस्ट भी होते हैं, एसिड टेस्ट भी होते हैं, बाल टेस्ट भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये भी आपका यूपीएमआरसी में पूछा गया था। हीट टेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हीट टेस्ट क्या होता है। जो हीट टेस्ट होता है, इसका काम क्या होता है। हीट टेस्ट इट इज़ डन टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि CaO प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन। जैसे आपको पता है लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो इसमें कितना आपका कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है, उसकी अमाउंट को प्राप्त करने के लिए हम लोग हीट टेस्ट करते हैं। इस प्रकार के टेस्ट में क्या होता है, एसेंबल ऑफ ड्राई लाइमस्टोन को लिया जाता है, उसका वेट किया जाता है एंड उसको हीट किया जाता है 4 घंटे तक इन ओपन फायर में। ड्यूरिंग हीटिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है वो लाइमस्टोन में इवेपोरेट हो जाती है, एंड जो होता है उसका वेट कम हो जाता है। आफ्टर हीटिंग द सैंपल वेट फॉर लॉस ऑफ वेट इज रिकॉर्डेड। समझ में आया। हीट टेस्ट में क्या होता है, जो जैसे आपने कैल्सिनेशन प्रोसेस पढ़ी थी, बस कुछ नहीं है यार। कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम लोग यही तो करते हैं, वही आपका हीट टेस्ट समझ लीजिए। क्या करते हैं, CO3 को 800 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद यहाँ से CaO अलग हो जाता है और CO2 आपका अलग बन जाता है, उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये जो CO निकल के आता है, ये आपका तो क्विक लाइम बनता है। तो वही कह रहा है हीट टेस्ट में क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन के अंदर आपका कितना आपका प्रेजेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी मात्रा को पता करना ही आपका हीट टेस्ट कहलाता है। तो हीट टेस्ट कुछ अलग चीज़ नहीं है, आपने जो कैल्कुलेशन पढ़ा है वही ही हीट टेस्ट है। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो स्टड पुल ऑफ टेस्ट होता है, ये आपका लाइमस्टोन नहीं किया था, बल्कि हीट टेस्ट हो गया, एसिड टेस्ट हो गया, आपका बाल टेस्ट हो। बाल टेस्ट आपने सुना होगा, बाल टेस्ट से क्वेश्चन बनता है। अगर किसी व्यक्ति को याद हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए कि कितने साइज का जो यहाँ पे बाल टेस्ट में हम लोग सैंपल लेते हैं। आप लोग, आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, 40 mm, ऑप्शन बी 20 mm, ऑप्शन सी 30 mm, ऑप्शन सी 10 mm। क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करिएगा, जिसका पहला मैसेज आएगा मैं अपने फ़ोन पे से उसे 5 रुपये इनाम दूंगा। अपना नंबर डाल दीजिए, कमेंट करिएगा, अपना फ़ोन पे नंबर वहाँ डाल दीजिएगा, मैं उसे तुरंत 5 रुपये इनाम दूंगा। भाई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 5 रुपये का, 5 रुपये की बात है। 5 रुपये में आपको एक, अगर देखो ना, तो आज एक पेन आ जाती है स्टार लाइन की पेन, तो आपको स्टार लाइन पेन मुझे मैं गिफ्ट कर दूंगा। तो अपना मैसेज करिएगा और नीचे अपना फ़ोन पे नंबर, सर मेरा फ़ोन पे नंबर ये, मैं तुरंत आपको पास पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है। तो आपको जरूर बताना है कि 40 mm होगा कि 30 mm होगा कि 20 mm होगा कि 10 mm होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे। अब हाँ, थोड़ा एसिड टेस्ट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसिड टेस्ट के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, एसिड टेस्ट क्या होता है और आपका जो है बाल टेस्ट क्या होता है। देखो बाल टेस्ट क्या होता है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है वेयर व्हेन वेयर सॉरी वेयर रोजिन इज यूज एज रेजिन वार्निश। अब देखो पेंट और वार्निश का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएमआरसी के हैं। जहाँ कहीं भी आपको रोजिन का यूज किया जाता है एज ए वार्निश के रूप में, तो वहाँ पे जो सुटेबल सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका लिंसीड ऑयल, ऑप्शन 2 है आपका टर्पेंटाइन, ऑप्शन 3 है वुड नेफ्था, ऑप्शन डी आपका है मेथेलाइट स्पीट ऑफ आयन। तो आपको मैं जानकारी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो टर्पेंटाइन आपका होगा वो करेक्ट आंसर होगा। टर्पेंटाइन को एज ए वार्निश में आपको जो रोजिन होता है उसमें जो सॉल्वेंट होता है उसके रूप में यूज किया जाता है। अच्छा, ये सॉल्वेंट हो गया भाई, आप सुनते होंगे सॉल्वेंट है, व्हीकल है, बेस, ये सब क्या होता है, पेंट के घटक होते हैं। जैसे हमने आपने पढ़ा था कि जो ब्रिक्स होती है उसमें आपका सलीम होते हैं भाई, सिलिका, कि आपका जो है सिलिका, जैसे कि सिलिका हो गया, लाइम हो गया, आयरन ऑक्साइड होता है। उसके बाद आपके जो पेंट होते हैं, इन पेंट के अंदर जो है ना आपका जो है देखो
आपको अभी हमने इस पेंट को नहीं पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे पेंट को तो समझेंगे। वेस होता है, व्हीकल होता है, फिर आपका एक्सटेंडर होता है, फिर आपका थिनर होता है, फिर आपका ड्रायर होता है, फिर आपका प्लास्टिसाइजर होता है। ये सारे जो घटक होते हैं वो एक पेंट के अंदर होते हैं। आप लोग क्या करते हो, एक बाल्टी पेंट ले आते हो, लगता है वही सब कुछ है, ला के मार के दीवार पे पेंट कर देते। नहीं भाई, उसके पीछे पूरी सिविल इंजीनियरिंग घुसी पड़ी है। एक इंजीनियर से पूछो, वो बताएगा आपको बेस क्या होता है, वो बताएगा व्हीकल क्या होता है, वो बताएगा एक्सटेंडर क्या होता है, टर्पेंटाइन क्या होता है। नॉर्मल आदमी थोड़ा पता। एक मिस्त्री जो पुताई करने वाले उसको बेचारा क्या पता। वो तो बेचारा बाल्टी तुम लेके आते हो, देते हो, पोत देता है, पोत के चला जाता है। तो लेकिन नहीं, उस पेंट के पीछे सारी कहानी छिपी पड़ी होती है। अभी उससे पीवीसीएन क्या होता है, मैं भैया कहेगा ना पता। पैगमेंट वैल्यूम कंसंट्रेशन नंबर होता है, तो उसको नहीं पता होता। पर आप एक इंजीनियर हो, जब भी कभी आपके घर पे काम हो रहा है, सब चीज़ देखा करो यार। अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे कोरिलेट करो। जब तक आप चीज़ों को कोरिलेट नहीं करोगे तब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा चीज़ें याद नहीं रहेंगी। लोग हमसे पूछते हैं भैया आप याद कैसे करते हो, याद कैसे होगा। आप चीज़ों को जब कोरिलेट करोगे, आप लोगों से मतलब जैसे मान लो कोरिलेट करोगे, बार बार चीज़ों को देखो गो, और जो है मतलब अपने अंदर कोई इंटरेस्ट लाओगे यार ऐसा क्यों है, तब आप जाके चीज़ें आपको एकदम कैप्चर रहेगी दिमाग में। अभी हाल ही में एक जो है संदीप माहेश्वरी का इंटरव्यू हुआ था, आपको बता देता हूँ। उसमें इंटरव्यू में कौटिल्य पंडित आए, तो उनसे उनसे यही पूछा गया कि आप मतलब इतना चीज़ें कैसे याद कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया, यही बताया कि मतलब उन लोगों को इंटरेस्ट होता था चीज़ें। मतलब जैसे वो जब छोटे थे, तो आपको थोड़ा एक कहानी सुना देता हूँ तो आपको लगेगा। तो वो जब छोटे थे ना, उनके मैंने सुना था, आप लोग जरूर सुनिएगा, डालिएगा संदीप माहेश्वरी बाई कौटिल्य पंडित इंटरव्यू, तो आ जाएगा तुरंत यूट्यूब के ऊपर। तो उन्होंने कहा ना कि जब वो छोटे थे तो उनकी क्लास में जो है वो गर्मियों की छुट्टी हुई थी, तो उनको जो है मैप में कुछ दिया गया कि आप जो है 7 महाद्वीप देख के आइएगा। तो ये जो छोटे थे, तो ये इन्होंने क्या किया है ना कि इन्होंने क्या किया था छुट्टियों में, क्या किया पूरे मैप को, मतलब उनको केवल देख के आना है कि कुछ कॉन्टिनेंट देख लेना, इन्होंने पूरे मैप को कहीं खंगाल दिया। मतलब इनको इंटरेस्ट आया उसमें, कहे यार जब हम एशिया महाद्वीप देखे तो उसमें सोचा यार इसमें और कौन से देशों में, फिर देश में घुसे, फिर देश में कौन से वहाँ कैपिटल है क्या, मतलब वो सारी चीज़ें उनको इंटरेस्ट आ गया। और जो है पूरे उनको, आपने सुना होगा जब अमिताभ बच्चन के शो पे इन्होंने गए थे तो बहुत से कुछ ने पूछा गया था, अभी ज़्यादा मतलब इनका नाम सामने आया था क्योंकि गूगल गूगल बॉय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आप सभी लोग चीज़ों में जब इंटरेस्ट होगा, देखो ऐसे हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हें अंदर खुश नहीं आएगा कि हमको पढ़ाई करना है या हमको सिलेक्शन लेना है, तब तक अंदर से तुम्हें नहीं आएगा, तब तक कोई लाख कोशिश कर ले कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन दिला, तो नहीं कर सकता। अगर तुम यही ठान के बैठो हम तो ना पढ़ने वाले, हम तो ना करने वाले, तो कहीं से सिलेक्शन होगा भैया, आपको खुद आपको करना ही पड़ेगा। अगले बढ़ते हैं आगे, जो आपका है टर्पेंटाइन वार्निश के बारे में यहाँ पे थोड़ी जानकारी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, ये नया क्वेश्चन थोड़ा हमको लगा, यहाँ पे है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी इंडिविजुअल ब्रिक टेस्टेड इन अ सैंपल शैल नॉट फॉल बिलो द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड फॉर द करस्पॉन्डिंग क्लास ऑफ ब्रिक बाई मोर देन। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कितनी होती है, आपकी 20% होती है। इंडिविजुअल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रेक की, वो 20% आपकी, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे आगे जो है आपके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है कि अगर कहता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपकी इंडिविजुअल ब्रिक आपकी होती है, जिसको टेस्ट ऑन सैंपल किया था, सेल नॉट फॉल बिलो द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड फॉर द करस्पॉन्डिंग क्लास ऑफ ब्रिक बाई मोर देन 20%। आपको पता होगा जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी कितनी होती है, तो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेकंड क्लास ब्रिक की कितनी होती है, तो 75 न्यूटन पर स्क्वायर होता है। और थर्ड क्लास ब्रिक की कितनी होती है, 3.35 न्यूटन पर स्क्वायर होता है। 35, 7.5, 10.5, 105 किलोग्राम में 75 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, बाकी अगर 10.5, 7.5, 3.5 के नाम से आएगा। आप यहाँ देख लीजिए, ये आपकी ब्रिक की क्लास है और उसके सामने जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी दी है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। IS कोड 1077/1992 जो होता है ब्रिक के क्लासिफिकेशन में आपका यूज होता है। तो ये भी ब्रिक का क्वेश्चन आया है, हमने ब्रिक पढ़ा था, ब्रिक हमने क्वेश्चन करे थे, आप लोग अगर नया देखें तो ब्रिक में जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ से ही पूछा गया है। देखो थोड़ा क्वेश्चन को ना इसने घुमा दिया है, क्वेश्चन तो आसान है पर घुमा दिया है, तो हो सकता है हम लोग एग्जाम में क्या होता है प्रेशर होता है, तो वहाँ हमको घूमना नहीं है। कभी भी एग्जाम में क्या होता है, प्रेस क्वेश्चन को अगर ना समझे 2 बार पढ़ लो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट एट व्हाट अबाउट टेम्परेचर टू इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि ब्रिक के किले नेमली एल्यूमिना एंड सैंड बाइंड दमसेल्व्स टुगेदर रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ ब्रिक। अब यही टेम्परेचर ही पूछा है, वो मतलब ये पूरी कहानी का उद्देश्य यही है कि जो आपकी ब्रिक होती है,
उस ब्रिक को कितने टेम्परेचर के ऊपर, मतलब कितने टेम्परेचर पर उस ब्रिक को जो है आपका जो है कितने टेम्परेचर के ऊपर आपको ब्रिक को पकाया जाता है भट्ठी में, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बस इसमें क्या कह दिया कि ब्रिक के जो कंपोनेंट होते हैं, किले हो गया, एल्यूमिना हो गया, जैसे मतलब सिलिका हो गया, तो अब उनको मिक्स किया गया, तो उनको बाइंडिंग किया गया। अब उनमें स्ट्रेंथ जो जनरेट होगी कितने टेम्परेचर पे होगी, बस। तो 1100 से 1200 पता ही है आपको यार। अगर ये सीमेंट का पूछा होता तो 1500 से 1600 या कभी कभी 1400 से 1500 हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, आपने क्लास देखी होगी यार, मैंने बताया था, एक आपको डिहाइड्रेशन जोन बताया था, एक आपको विट्रिफिकेशन जोन बताया था। ये टेम्परेचर डिहाइड्रेशन जोन कितना 400 से 650 होता है, कितना होता है 400 से 650 होता है। आपको ध्यान रखना, भूलना। देखो आपने अगर क्लास देखी होगी तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि भैया हाँ हमने जो है बताया था, एक बताया था हमने जो है ब्रिक के लिए टेम्परेचर जो बताया था, एक बताया था हमने ब्रिक के लिए, एक बताया था हमने डिहाइड्रेशन जोन। मतलब इसी ब्रिक को, जब ब्रिक को पकाया जाता है तो एक ब्रिक होता है डिहाइड्रेशन जोन, कितना होता है वो 400 से लेकर के 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फिर आपका एक जो होता है, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन जोन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन जोन आपका होता है जो कि 650 से कितना होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आपका होता है विट्रिफिकेशन जोन, वो कितना आपका होता है वो 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यार इसको ध्यान रखना बिल्कुल चीज़ों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका क्वेश्चन है, ये देखो रॉक का क्वेश्चन आ गया। रॉक का क्वेश्चन क्या है, देखो एक तरफ इग्नियस दे दिया है, और इग्नियस के अंतर्गत जो है आपको जो ब्रिक का नाम दिया है वो आपको बेसाल्ट दिया है और आपको ग्रेनाइट दिया है, और सेडिमेंट्री में दिया है स्लेट और सेल, मतलब कॉलम दिया है। और कॉलम में क्वेश्चन फिर दिया है कि व्हिच ऑफ द क्लासिफिकेशन आर इनकरेक्ट। पहला दिया है बेसाल्ट का, लाइमस्टोन का। तो बेसाल्ट को यहाँ किस में क्लासीफाई किया, इग्नियस में। तो हाँ भाई बेसाल्ट तो आपका इग्नियस में सही बात है, लेकिन लाइमस्टोन को किस में क्लासीफाई किया इस ग्राफ में, लाइमस्टोन को किया है मेटामॉर्फिक में। तो आप सभी को पता है लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक में नहीं आता है। यहाँ पे जो बात लिखी है मेटामॉर्फिक वाले कॉलम में लाइमस्टोन को, गलत है, क्योंकि लाइमस्टोन आप सभी को पता है किस में आता है, सेडिमेंटरी में आता है। किस में आता है, सेडिमेंटरी में आता है। और लाइमस्टोन से जब आपका मार्बल बनता है तब आपका मेटामॉर्फिक में आता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत, यही आपका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन गलत, तो यही आपका गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये आपका इनकरेक्ट है। अच्छा इसमें तो एक सही है लेकिन एक गलत है, आगे देख लेते हैं। जिसमें दोनों गलत होगा वही तुम्हारा शायद आंसर होगा, देख लेते हैं। स्लेट एंड नीज, अब देखो स्लेट है, स्लेट को किसमें दिया, सेडिमेंटरी में, तो यह भी गलत हो गया। स्लेट, स्लेट कभी सेडिमेंटरी में नहीं आता। सेल जो आपका सेल होता है ना, या CHALE सेल, ये जो आपका होता है ये आपका सेडिमेंटरी में आता है, लेकिन इस जो सेल से बनता है आपका स्लेट, ये आपका मेटामॉर्फिक में आता है, ये मेटामॉर्फिक में आता है, ना कि सेल। ठीक है, मेटामॉर्फिक में आता है, या स्लेट आपका मेटामॉर्फिक में आता है, स्लेट को इसमें से नहीं, गलत बात है। नेज आपका मेटामॉर्फिक में देखो दिया है, हाँ ये तो बात सही है। तो इसमें भी एक गलत है एक सही है। आगे देख लेते हैं, ग्रेनाइट आपका इग्नियस में सही दिया है। मार्बल जो है आपका किस में दिया है, मार्बल यहाँ पे नाम ही नहीं दिया है। फिर दिया स्लेट और लाइमस्टोन। अब यहाँ देखो स्लेट क्या है दिया सेडिमेंटरी में, लेकिन स्लेट क्या सेडिमेंटरी होती है, नहीं सेडिमेंटरी नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। लाइमस्टोन किस में दिया आपका, लाइमस्टोन दिया आपका मेटामॉर्फिक में, ये भी गलत हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दोनों गलत है, मतलब इस वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। इसमें जो है यहाँ पे दे दिया है इग्नियस रॉक के अंदर बेसाल्ट और ग्रेनाइट, सेडिमेंटरी रॉक के अंदर दिया है स्लेट और सेल का नाम, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर क्लासीफाई किया है गिनीज और लाइमस्टोन का नाम दिया है। पर आपको यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन में बताना है कि कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है। तो स्लेट किस में दिया सेडिमेंटरी में, तो ये भी गलत है क्योंकि स्लेट सेडिमेंटरी में नहीं आता। स्लेट अगर होता कॉलम मेटामॉर्फिक तब सही होता। लाइमस्टोन किस में दिया मेटामॉर्फिक, तो गलत है। तो आपको जो है ऑप्शन आप जो जाएंगे यहाँ पे, वो ऑप्शन जो आप जाएंगे भैया ना, वो जाएंगे आप 4 के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही गलत है। ठीक, इस तरीके से आपको करना हो क्वेश्चन को। तो यार ये सब चीज़ें मैंने बताई है कितनी बार, बहुत बार बताई है। अगर आप स्टोन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, मैंने बहुत क्वेश्चन भी कराए हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक पे कराए हैं। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, आप लोग जरूर उनको करिएगा। 13 क्लास है, आराम से MRCJ तुम्हारा पार हो जाएगा। ये दो बार क्वेश्चन हो गया। हाँ अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन सा एक बेस ऑफ पेमेंट है। तो आपको बताना है कि बेस ऑफ पेमेंट क्या है। तो भैया देखो अभी हमने बताया था कि पेमेंट जो आपका पेंट होता है, इस पेंट के अंदर, इस पेंट के अंदर आपका क्या होता है, बेस भी होता है, और एक आपका व्हीकल भी होता है, और एक आपका, हम सब बात करेंगे यार क्लास जब होगी ना पेंट की, देखना अब हम अच्छे से पेंट को समझाएंगे। स्टैंडर हो गया, थिनर हो गया, फिर आपका जो है ड्रायर हो गया, फिर आपका क्या हो गया प्लास्टिसाइजर हो गया। इस प्रकार जो है पेंट में जो है आपका ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें से जो बेस होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड होता है ये आपका बेस के रूप में काम करता है। ठीक है, लिंसीड ऑयल आपका जो है व्हीकल होता है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ये आपका सब उसमें आता है, थिनर उनर के वगैरह में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो जो पूछा गया है कि बेस क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है।
आयरन ऑक्साइड आपका क्या होता है, एक प्रकार का बेस होता है। अच्छा, बेस में और कौन कौन चीज़ें आती हैं? बेस में जो है आपका देखो ये भी आता है, वाइट लेड हो गया, वाइट लेड हो गया, रेड लेड हो गया, रेड लेड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। ये सब किस में आता है? ये सब आपका बेस में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि फिर देखो, फिर यहाँ से टिम्बर से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो ए फ्रेशली कट सरफेस ऑफ टिम्बर शुड एग्जिबिट, मतलब जो एक ताज़ा कटा लकड़ी का टिम्बर होता है वो किस तरीके से होता है? तो हार्ड होना होता है और शुड शाइनिंग करता है, कभी देखना शाइनिंग करता है। तो बी यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें गुड टिम्बर की सारी क्वालिटी हमने यहाँ पे दिखा दी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके एसएससी जेईई एक बार जो है ना, यही क्वेश्चन 2019 वाले 2019 के मेंस के एग्जाम में ये आया था यार, एसएससी जेईई मेंस में आया था 15 नंबर का लिखने के लिए, बस इतना लिख के चला आया था। हम तो लिख के आए थे भाई, इतना मेंस का अच्छा लगा। तो ये हो गया। फिर आपका जो है सीजनिंग ऑफ टिम्बर कितने दिन ले करते हैं? तो आप सभी को पता होगा, जो व्हाट इज द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर, तो 6 से 12 मंथ लगता है, मतलब 6 से 12 मंथ लग जाता है सीजनिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग ऑफ टिम्बर नहीं, सीजनिंग ऑफ स्टोन है, स्टोन है भैया, ध्यान रखना। स्टोन 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 की सीजनिंग जब होती है 6 से 12 मंथ लगती है। ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सारा सीजनिंग के बारे में दे रखा है प्रोसीजर। अगला है आपका एक सीमेंट का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सीमेंट है? द टाइप ऑफ सीमेंट व्हिच कंटेन्स एडमिक्सचर व्हिच डिक्रीज वेटिंग एबिलिटी ऑफ सीमेंट इंग्रेडिएंट। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है यार, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नाम से पता है, हाइड्रो पानी, हाइड्रोफोबिया सीमेंट। इसका आई एस कोड कितना होता है? 8043 इसका आई एस कोड होता है। रैपिड हार्डिंग सीमेंट का आई एस कोड कितना होता है? 8041 होता है। 8041 का रैपिड हार्डिंग सीमेंट का होता है। इसके अंदर सीथीएस कंटेंट आपका ज़्यादा होता है, अधिक ग्राइंडिंग करके पीसा जाता है। क्विक सेटिंग सीमेंट आपको पता है कि 5 मिनट होती है इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम, और आपकी फाइनल सेटिंग 30 मिनट होती है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा एक साथ जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है, बस इतना ही क्वेश्चन था लगभग। ये जो है आपके 1 2 3, मतलब लगभग क्या गिनूँ मैं, गिन रखा हूँ 15 क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन यार भाई। देखो एलएमआरसी में अगर बीएमसी पढ़कर, अगर बीएमसी पढ़कर 15 नंबर लाया जा सकता है तो यार इससे बड़ी क्या बात है। 15 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बिल्डिंग मटेरियल वाला टॉपिक आपको तो पढ़ के जाना ही होगा। मैं इसी क्रम में आपको स्टोन करा दिया हूँ, ब्रिक करा दिया हूँ, लाइम करा दिया हूँ, और जो है आपको जो है 4 सब्जेक्ट में करा दिया हूँ, 4 टॉपिक मैंने करा दिया। अब हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी टिम्बर की होगी। तो मैंने सोचा कि मैं आज की क्लास में ही आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि यार एलएमआरसी में जो क्वेश्चन आ रहा है कि आप उसको कर पा रहे हो नहीं कर। तो आपने देखा बहुत आसान से क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं हुई करने में। कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा नए थे जो घुमा के पूछे गए थे, वो भी आसानी थे। तो आप लोग बिल्डिंग मटेरियल के इंपॉर्टेंट को समझे और डेली हमारे साथ 1 बजे जुड़िए और क्लास का एंजॉय कीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।